बच्चों, जैसा कि बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ देख रहे हैं आप, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अध्ययन गुरु के माध्यम से एक ऐसा प्लेटफार्म है जिस पर ऑनलाइन शिक्षा का प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम कक्षा 11 का भौतिक विज्ञान का पेपर पढ़ना चाहेंगे हिंदी माध्यम में और इंग्लिश मीडियम में भी, दोनों में। लेकिन धीमे धीमे अभी फिलहाल हम लोग हिंदी माध्यम में कक्षा 11 भौतिक विज्ञान को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद हम लोग कक्षा 11 फिजिक्स इंग्लिश मीडियम में भी हम लोग कंप्लीट इसकी स्टडी करेंगे। तो मैं जितने भी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आप जुड़ जाएं हम लोगों को अध्ययन गुरु के साथ, और कक्षा 11 के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्ट्स को आप क्लियर कर लीजिएगा अपने अध्ययन गुरु यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मैं रियाज सर आपके साथ काफ़ी दिनों से ऑफलाइन में आपको पढ़ाता रहा, सभी को लगभग 7-8 सालों का जो हमारा पिछला अनुभव है। मैं उम्मीद करता हूं कि ऑनलाइन माध्यम में भी वो अनुभव हमारा काम में आए और आपका भविष्य उज्जवल हो सके। और इसी कामना के साथ मैं रियाज सर आपको भौतिक विज्ञान के बारे में थोड़ा सा आज की क्लास में परिचर्चा करना चाहूंगा। देखिए बच्चों, देखिए जो पहला चैप्टर है कक्षा 11 में भौतिक विज्ञान का, भौतिक जगत। तो आज हम लोगों को इसी चैप्टर्स के ऊपर चर्चा करना है और अच्छे से समझना है कि भौतिक जगत में क्या क्या सिलेबस रखा गया है और हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, देखिए बच्चों, सबसे पहले ये जो बना है भौतिक जगत, हम यहां पर बात करना चाहेंगे भौतिक गुणधर्म के बारे में बात करना चाहेंगे। तो इससे आपको कुछ बात आपको समझ में आएगी। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर कोई बर्फ का टुकड़ा है, बर्फ का टुकड़ा मैंने लिया, कुछ देर बाद हमने देखा ये धीरे धीरे द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगा। तो इसका मतलब यहां पर कौन सी अवस्था थी बच्चों? ठोस अवस्था। और यहां पर कौन सी अवस्था थी? द्रव की अवस्था थी। और फिर हम क्या करें? तापमान कम करें तो यह द्रव अवस्था फिर किस में परिवर्तित हो जाएगी? ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। और पुनः अगर हम तापमान को गर्म करें, मतलब वायुमंडल के तापमान को थोड़ा सा बढ़ा दें तो ठोस अवस्था किस में परिवर्तित हो जाएगी बेटा? द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। क्लियर हुई बात की नहीं? तो यहां से ये समझ में आया, ये पदार्थ का एक भौतिक गुण है जिसमें अवस्था में परिवर्तन आता, लेकिन कुछ समय के बाद पूर्व अवस्था में वस्तु आ जाती है या पदार्थ आ जाता है। अब इसी से संबंधित जो हमको दिखाई दे रहा है पूरा इस यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? भौतिक जगत बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? भौतिक जगत। अब सवाल होता है कि भौतिक विज्ञान क्या है, इसके बारे में समझना चाहेंगे। देखिएगा, जो मैं अब तक परिभाषा बोलता रहा वही उसी के बारे में बोलना है कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? इसे कहते हैं फिजिक्स, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति के नियमों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? प्रकृति के नियमों का अध्ययन करते हैं या प्रकृति का अध्ययन करते हैं।
जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर बादलों का बनना, बारिश का होना, दिन रात का होना। अब प्रश्न करते हैं कि भाई दिन कैसे हो रहा, रात कैसे हो रही, ये सब हम लोग किस विज्ञान के अंतर्गत सीखेंगे? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत सीखेंगे। क्लियर हुई बात की नहीं? तो मैंने जो परिभाषा आपके सामने बताई, आप सभी लोगों के सामने व्यक्त की, वो परिभाषा क्या है? यानी भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति के नियमों का अध्ययन किया जाता है। यानी प्रकृति को समझने के लिए जो टूल्स यूज किए जाएंगे और जो नियम बनाए गए, उसी को हम क्या कहेंगे? भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब ये समझ लीजिएगा कि भौतिक विज्ञान यह आई कहां से? ये एक पदार्थ विज्ञान का एक हिस्सा था बच्चों। किसका? एक पार्ट है। क्योंकि हमने हाई स्कूल में बताया था कि पदार्थ विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं। एक शाखा क्या है? पदार्थ विज्ञान की एक शाखा, एक ब्रांच भौतिक विज्ञान कहलाती है, तथा दूसरी ब्रांच क्या कहलाती है? रसायन विज्ञान कहलाती है। सवाल यह होता है कि भौतिक विज्ञान हमारा क्या है? फिजिक्स हमारा है क्या? तो यहां पर आपको मैं बताऊंगा कि भौतिक विज्ञान कुछ नहीं बल्कि एक प्रकार द्रव्य तथा ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन है। किसका मैंने बोला? द्रव्य। ये जो द्रव्य है, इसके विभिन्न स्वरूप पाए जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, विभिन्न स्वरूप का मतलब क्या? ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों अवस्थाएं। तो यहां पे द्रव्य के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन है भौतिक विज्ञान। क्या मैंने बताया कि भौतिक विज्ञान कुछ नहीं बल्कि क्या? विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन है, तथा इससे संबंधित ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन है। ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन है। तो मैंने जो अभी बताया कि भौतिक विज्ञान क्या है? विभिन्न जो पदार्थ हैं उनके स्वरूपों का अध्ययन है, तथा उससे संबंधित ऊर्जाओं के स्वरूपों का अध्ययन है। यह बात आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। क्लियर हुई बात? अब सवाल यह होता है कि भौतिक विज्ञान यानी फादर ऑफ फिजिक्स किसे जाना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए फादर ऑफ द फिजिक्स क्या होगा आपका? फादर ऑफ द फिजिक्स किसे कहते हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन को बेटा जाना जाता है, फादर ऑफ फिजिक्स जाना जाता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखते हुए हम लोग इसी के ऊपर और आगे विस्तृत चर्चा जारी रखेंगे। देखिएगा, इस चैप्टर से संबंधित और भी बातें हैं। कुछ मूलभूत नियम है भौतिक विज्ञान में, जैसे आवेश संरक्षण का नियम, दूसरा क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम, तीसरा रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, और चौथा क्या है? कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। ये बात आप हम इन जो मूलभूत नियम हैं उनमें से कुछ नियमों की चर्चा हम आज की क्लास में करना चाह रहे हैं। आवेश संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। बच्चों, चार आपको आज की क्लास में परिभाषाएं स्पष्ट हो जाएंगी कि ये परिभाषाएं आपसे क्या कहना चाहती हैं। देखिएगा बच्चा,
आवेश संरक्षण का नियम। कच्चा हाई स्कूल में आपने आवेश के बारे में पढ़ा था, लेकिन आवेश संरक्षण के नियम के बारे में आपने नहीं पढ़ा था। देखिए, ये कहना चाह, संरक्षण शब्द समझिएगा। संरक्षण का मतलब है किसी चीज का निश्चित रहना, हमेशा परमानेंट फिक्स रहना। तो यहां पे आवेश संरक्षण का नियम ये कह रहा है कि कोई भी किसी भी निकाय पर कुल आवेश का मान सदैव क्या रहता है, नियत रहता है, फिक्स रहता है। इसी को हम आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। और उस निकाय में अगर दो या दो से अधिक वस्तुएं उपस्थित हैं तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश क्या होता रहता है, स्थानांतरित होता रहता है बच्चों। तो यहां पे आवेश संरक्षण का नियम आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में, चर्चा करते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। देखिएगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा को परिवर्तित किया जा सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। तीसरा जो नियम है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, तो यह नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार यदि किसी निकाय पर कोई बाहुबल कार्य न करे तो उस पूरे निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा। क्लियर। और इसी प्रकार कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि यदि किसी निकाय पर बाहुबल आघूर्ण का मान शून्य है तो कोणीय संवेग का मान क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। जरा देखिएगा बेटा, आवेश संरक्षण में कुछ भी इंपॉर्टेंट यहां पर क्या रहना चाहिए, आपको बता दें, आवेश संरक्षित रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, संरक्षित। क्लियर। और यहां पर क्या चीज संरक्षित रहना चाहिए, ऊर्जा संरक्षित रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, ऊर्जा संरक्षित रहना चाहिए। और यहां पर क्या संरक्षित रहना चाहिए, रेखीय संवेग संरक्षित रहना चाहिए। और यहां पर कोणीय संवेग संरक्षित रहना चाहिए। तो यहां पर जरा देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं, संरक्षित भौतिक राशि, कौन सी ऐसी भौतिक राशि है जो संरक्षित रहेगी, और शर्त क्या है इसमें, यह भी आप समझ लीजिएगा। शर्त, इसमें तो कोई शर्त नहीं लगी, नो कंडीशन, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगी। लेकिन इसमें कंडीशन लगी है, क्या लगी है कि बाहरी बल का मान शून्य होना चाहिए, यह लगी कंडीशन। यानी एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू किसी निकाय पर शून्य होना चाहिए, और इसमें बल आघूर्ण का मान क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। ये दो शर्तें लगी हुई हैं। और आप ये समझ लीजिएगा कि यहां पर मैं बार बार शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, निकाय। निकाय यानी सिस्टम, और सिस्टम क्या होता है, यानी जिसके द्वारा एक उद्देश्य परक कार्य किया जाए, वो बच्चों क्या कहलाता है, निकाय कहलाता है, यानी सिस्टम कहलाता है। क्लियर हुई बात की नहीं। जैसे मान लो सपोज अस्पताल है, हॉस्पिटल है, तो उसमें मरीजों का क्या होता है, इलाज होता है। इसका मतलब उसमें डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, और रोगी हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये सब मिलाकर के क्या बनता है, हॉस्पिटल बनता है। तो हॉस्पिटल में एक उद्देश्यपूर्ण कार्य होता है, इसलिए वो बन जाता है क्या, निकाय बन जाता है। सिमिलरली इसी प्रकार एक स्कूल भी हमारा क्या है, एक निकाय है। एक कोचिंग शिक्षण संस्थान भी हमारा क्या है, एक निकाय है। मतलब क्या होता है, जिससे एक कंप्लीट टास्क हो, वो क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है, निकाय कहलाता है। इसलिए यहां पर मैं बार बार शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। बाद लोगों को कंफ्यूजन होगा माय डियर स्टूडेंट कि
सिस्टम क्या होता है, निकाय क्या होता है, इसके बारे में समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। इसलिए हमने सोचा कि बच्चों को यह शब्द के बारे में जानकारी दी जाए। यहां पर दूसरा शब्द बार बार इस्तेमाल हो रहा है बच्चों, संरक्षण। संरक्षण का मतलब कि जो पहले कोई तुमने सामान, कोई पदार्थ रखा था, 100 साल के बाद आप उतना ही वो पदार्थ पाएं, उतनी ही मात्रा पाएं, उसकी मात्रा में कोई कमी ना आए, क्लियर हुआ, उसके गुणधर्मों में कोई कमी ना आए, तो उसी को क्या कहा जाएगा, संरक्षण कहा जाएगा, कंजर्व कहा जाएगा। राइट। तो ये दोनों शब्दों के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी और होपफुली मैं उम्मीद करता हूं ये चारों नियम आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। बच्चों लास्ट में मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अब आप लोग सब जुड़ चुके हो और धीरे धीरे अपने दोस्तों को हमारे साथ, चैनल के साथ जोड़ते चलिएगा। मैं कोशिश करूंगा, मेरी पूरी टीम कोशिश करेगी कि आपको मतलब इस तरीके से गाइड किया जाए, मोटिवेट किया जाए कि आपको अपने लक्ष्य को पाने में जरा भी कोई कठिनाई ना हो। अल्टीमेट अध्ययन गुरु का अल्टीमेट उद्देश्य यही है। अब जरा देखिएगा बच्चों, इस संसार के अंदर, इस वर्ल्ड में किसी चीज को पाना हो, हासिल करना हो, तो आपको बच्चों 3 चीजों की आवश्यकता है। जो हमारे बड़े बता गए, बुजुर्ग बता गए, वो क्या बता गए कि 3 चीजों की आवश्यकता है। पहली चीज, मान लो सपोज ये एक माचिस है, आपको इसे पाना है, तो इसको पाने के लिए आपने उद्देश्य बनाया कि मुझे भाई माचिस पाना है, तो आपको इसको पाने के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता है, 3 चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहली चीज कि आपके पास मनी होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, ताकि इसको खरीद सको। क्लियर हुई बात करें। दूसरा क्या चीज है, हार्ड वर्क होना चाहिए। इसको पाने के लिए भाई मान लो सपोज ये आपका घर है, आप यहां रहते हैं और यहां से ये एक शॉप है जिसमें माचिस मिलती है, दुकान है, तो यहां से यहां जाने के लिए तुम्हारे पास क्या सामर्थ्य है या नहीं है। राइट। पहला मैंने क्या बोला कि आपके पास मनी है कि नहीं, आपके पास कैपेबिलिटी है हार्ड वर्क करने की, ताकि आपको माचिस प्राप्त हो सके। और तीसरी चीज बच्चों, आपको जो जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, समय की, टाइम की रिक्वायरमेंट है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, अब कोई मुझसे कहे कि भाई अब तुम फिर पुनः हाई स्कूल कर लो, बिकॉज हाई स्कूल में मेरा मार्क्स 65.33% था। ये 1999 की बात मैं कर रहा हूं। अब हमसे कोई कहे कि भाई अब फिर पुनः तुम हाई स्कूल कर लो और 99.99% नंबर ले आओ। भाई नंबर लाना तो आसान काम है, लाया जा सकता है, लेकिन माय डियर मेरे पास समय नहीं है कि मैं दोबारा हाई स्कूल कर लूं, मेहनत करके 99.99% मार्क्स प्राप्त कर सकूं। बच्चों तो यहां पर यह समझना है, अगर मान लो सपोज हार्ड वर्क, मान लो एक कोई बूढ़ा आदमी है, एक बिल्कुल जईफ आदमी है, बिल्कुल बुड्ढा टाइप का, और उसके अंदर दम नहीं है, लेकिन वो माचिस की चाह रखता है कि और वो दुकान तक नहीं जा सकता। माय डियर स्टूडेंट, क्या उसको माचिस की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं प्राप्ति होगी। और इसी प्रकार कोई हट्टा कट्टा है और जिसके पास समय है लेकिन मनी नहीं है, तब भी माचिस की प्राप्ति नहीं हो सकती, बिकॉज उसको खरीदने के लिए उसके पास रुपए नहीं है। तो मैं बस यही बताना चाहूंगा, मेरा यहां माचिस खरीदने का उद्देश्य नहीं था, बल्कि फ्यूचर भविष्य में एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए आपको इन तीनों चीजों की आवश्यकता है। क्लियर हुई बात की? आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको प्रोफेसर बनना है, आपको बैरिस्टर बनना है, कुछ भी बनना है, XYZ, माय डियर, इन 3 के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमारी सलाह है, मेरी एडवाइस है, मैं आपको बीच बीच में मोटिवेट करता रहूंगा, गाइड करता रहूंगा बच्चों, कि आप कंप्लीटली अपना फोकस इन 3 पर करिएगा, ताकि आपको इनकी प्राप्ति हो जाए।
अपने उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए। देखिए, मनी बड़ी मुश्किल में कमाया जाता है, इसलिए उसको वेस्ट मत करिएगा और सही डायरेक्शन में हार्ड वर्क करिएगा, जिस डायरेक्शन में कामयाबी हो, और टाइम का यूटिलाइज करिएगा कि कब आपको क्या करना है। यूज मतलब कहा जाता, पुरानी कहावत है कि इफ यू किल द टाइम, टाइम विल किल यू। और यह भी याद रखिएगा कि जहां पर रियाज सर जुड़े होते हैं वहां पर बात क्वालिटी की होती है। क्वालिटी से मेरा कोई समझौता नहीं होगा। मतलब इस चैनल में जो भी कंटेंट्स आपको मिलेगा वो कंप्लीट क्वालिटी बेस्ड कंटेंट्स होगा और उसमें किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बस आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। जैसा कि ऑफलाइन में आपने सहयोग किया और हमें इतने ऊंचे पायदान पे पहुंचाया, उम्मीद और आशा मैं आप ही लोगों से करता हूं कि ऑनलाइन कोर्स सिस्टम में आप हमारा सहयोग करते रहिए, हमारी टीम का सहयोग करते रहिएगा। उम्मीद करता हूं कि हम अच्छे अच्छे कंटेंट्स, अच्छे अच्छे वीडियोज आपके ब्राइट फ्यूचर्स के लिए हम लोग रेगुलर लाते रहें और इसी तरीके से हम आपकी सर्विस करते रहें। थैंक यू वेरी मच।